एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट के लिए, ये वीडियो आपको लास्ट मोमेंट में बहुत हेल्प करने वाली है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व कर लिए, हम रिविजन कैसे करेंगे, या हम फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट किया है, हम रिविजन कैसे करेंगे, कौन से चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए, किन को लीव करना चाहिए, जो बीच में डीमोटिवेशन आती है उसको कैसे डील करना है। सो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज वाले डिस्कशन में मिलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे पारुल से। पारुल को आपने पहले भी जे केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, कम्युनिटी पोस्ट में देखा होगा, बहुत बार पोस्ट की हमने इनकी फोटोज अलग अलग रीजन से। गेट में अच्छी रैंक है, JRF में अच्छी रैंक है, SPM क्वालिफाई किया है, IISc बैंगलोर से PhD कर रही है। तो अलग अलग रीजन से बहुत बार आपने इनकी फोटो देखी होगी चैनल पे, और साथ में आपने जो रैंकर्स वाली वीडियो आई थी उसमें भी आपने पक्का इनको देखा होगा। सो पारुल की अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, इन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चंडीगढ़। उसके बाद ये हाइड्रोजन बैच की स्टूडेंट रही हैं। इन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था वो दिया था CSIR नेट नवंबर 2020 में। उस टाइम पे JRF में इनकी ऑल इंडिया रैंक 9 है। फिर इन्होंने गेट 2021 दिया जिसमें इनके पास ऑल इंडिया रैंक 69 है। अब ना जो JRF क्वालिफाई करते हैं, जो टॉप 15 में होते हैं जनरली, उनके पास CSIR की साइड से इंटरव्यू कॉल आती है SPM के लिए। SPM क्या होता है, आपको जानना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत पहले, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो SPM फेलोशिप है इनके पास। इसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया IISc बैंगलोर, वहाँ से ये PhD कर रही हैं। और इन्होंने साथ ही में स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए एक चैनल स्टार्ट किया है P Talks। तो वहाँ पर जाकर आप विजिट करना, आपको ना बहुत सारी टिप्स देखने को मिलेंगी कि जब भी कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा होता है तो उसको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से चैप्टर आप लीव कर सकते हैं। तो एक बार जाके विजिट जरूर करना P Talks। और अभी आप वीडियो को ध्यान से देखो, आप इस टाइम पे जिस भी स्टेज में अपनी प्रिपरेशन में, आई एम वेरी श्योर कुछ ना कुछ आपको हेल्प पक्का मिलने वाली है। हाय पारुल, कैसे हैं आप? हाय मैम, मैं एकदम अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। कैसा लग रहा है आपको इंटरव्यू देने के लिए? एकदम आप रेडी बैठे हैं इस टाइम? एकदम बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा है मैम। नर्वस फील हो ऑल्दो रहा है कि आपको? हाँ जी मैम। आपको बिल्कुल ऐसे टेंशन नहीं लेनी है। आप इतनी अच्छी रैंक ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं। आपको सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और उनको बताना है कि उनको कौन से मिस्टेक्स नहीं करनी है। आज हाँ वाले जी मैम। सेशन में ना अपना मेन मोटिव यही रहेगा कि हम चाहते हैं जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, वो ना जो भी मिस्टेक्स अपनी प्रिपरेशन में अभी कर रहे हैं, अगर उनको इम्प्रूव कर लेंगे ना, आपको पता है रिजल्ट वैसे ही इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। हाँ तो जी आज मैम। हम फोकस हाँ जी। करने वाले हैं ऐसे कौन सी मिस्टेक्स थी जो आपने अपनी स्टार्टिंग के दोनों अटैम्प्ट्स में की, और थर्ड अटैम्प्ट में आपने उनको ऑब्वियसली इंप्रूव किया होगा, जिसकी वजह से आप इतनी अच्छी सिंगल डिजिट रैंक लेकर आए हो। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब आपने अपने आंसर की मैच करी होगी ऑफिशियल आंसर की से, आपका स्कोर ऑब्वियसली अच्छा आ रहा होगा, तो आपको लगा था हाँ कि जी आप मैम। इतनी अच्छी रैंक स्कोर कर लोगे, सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगी इस बार? नहीं मैम, एक्चुअली है ना, पेपर देने से पहले मेरा सिर्फ इतना ही टारगेट था, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में मेरा LS क्लियर हो चुका था। ओके। और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा बस इतना था कि JRF क्लियर करना है। तो हम्म। रैंक वगैरह का इतना ज्यादा मुझे नहीं था कि मुझे इतनी रैंक चाहिए, या मतलब मुझे खुद पे भी मे बी आप बोल सकते हो कि इतना ज्यादा भरोसा नहीं था कि सिंगल डिजिट में मेरी रैंक आ जाएगी। तो ओके। बस इतना था कि हाँ, मेरा पेपर अच्छा गया है तो JRF हो जाएगा। इवन पेपर से पहले ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ, JRF हो जाएगा आपकी बात। ओके, तो सो जब द उस दिन मोमेंट। फाइनल रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ, आपने देखा कि हाँ जी आपके मैम। रोल नंबर के आगे 9 लिखा हुआ है, तो कैसा लगा आपको उस टाइम? वो अलग ही फीलिंग थी मैम, और मुझसे भी ज्यादा जब मैंने मेरे घर वालों को बताया, लाइक मम्मी को बताया, हाँ हाँ। तो वो मोमेंट अलग ही था। जब मतलब होता है ना कि मैं लाइक मेरे फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, तो जब उनकी आईज में मेरे लिए ऐसे दिखता है ना कि हाँ, मेरी बेटी की हाँ। इतनी अच्छी रैंक आई है, तो वो चीज मेरे लिए ज्यादा मतलब ऐसे लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया। मुझे तो अकेले को देखो कुछ खुशी नहीं होती है, जब मैं मेरे घर वालों को बताती हूँ ना, हाँ और फिर जी। वो इतना खुश होते हैं, तो वो मोमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है। सो आई होप कि ये वाला इंटरव्यू जब वो देखेंगे तो और ज़्यादा खुश होंगे। होपफुली मैम। डेफिनेटली। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे मैंने बहुत बार, जैसे मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ ना, तो उनसे पूछती हूँ कि आपको घर पे सबको पता है कि JRF क्या होता है, नेट क्या होता है? तो वो कई बार बोलते हैं कि मैम नहीं, घर में किसी को पता नहीं है इन सब के बारे में, बट उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आपके घर में कैसी सिचुएशन है, सबको पता है JRF नेट क्या है, ये सब? मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। लाइक अभी IISc का इंटरव्यू जब हुआ तो मेरा क्लियर हो गया। ओके, तो ऑब्वियसली IISc इज वन ऑफ द लाइक वर्ल्ड्स फर्स्ट नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ जी, नो डाउट। तो और लाइक 5 और 6 सीट्स ही थी ऑल ओवर इंडिया केमिस्ट्री के लिए। तो जब मैंने उनको बताया ना कि मम्मी मेरा ना IISc में हो गया, तो लाइक वो थे ओके बेटा ठीक है।
हाँ मतलब वैसे थी मम्मी, हाँ, वो मम्मी इतनी का आराम से, reaction थोड़ा अरे नहीं कुछ कुछ नहीं था उनका, बोलती अच्छा ठीक है बेटा, वेरी गुड। अरे बहुत अच्छी बात है, मतलब रिस्पेक्ट। बस, और मैं बोल रही मम्मी हमको पता है मेरा कहाँ पे हुआ है। हाँ तो हाँ बोलते बहुत अच्छा, फिर मैंने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, मम्मी हम्म ऐसे ऐसे यही नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, हम्म 5 ही सीट है, फिर मेरा ऑल ओवर इंडिया में मेरा हुआ है। हम्म, तो वो थोड़ा हाँ बहुत बहुत अच्छा है, बहुत मतलब हाँ हाँ इतना ज्यादा उनको कुछ नहीं पता कि तो यही बात है लाइक कि ये इससे बहुत ना उनको बड़ी लगा बात कि है हाँ ऐसा कुछ। अच्छा, पहले ऑल इंडिया हाँ रैंक 9 आ गई, ठीक है, हमारी बच्ची तो बहुत हाँ इंटेलिजेंट है, अच्छा एडमिशन हो गया है इसी में, ठीक है तो ये तो होता बहुत ही ही रहता है, नॉर्मल सा रिएक्शन। बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन। हाँ जी। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें अभी, जो हम श्योर देख के हंस भी रहे होंगे और रिलेट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने देखा है सबकी फैमिलीज में ऐसा ही होता है। इनफैक्ट हाँ जी मुझे भी मैम। याद है जब मेरी ऑल इंडिया रैंक 6 आई थी, तो पहली बात तो ना मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि आपका स्कोर तो फिर भी 140 के आसपास था ना जब हाँ आपकी जी रैंक मैम। 9 आई थी। तो मैंने तो हाँ जी। 2018 में दिया था, और उस टाइम हाँ पे जी। मेरा स्कोर आई थिंक 128 था। तो 128 ओके। पे सिंगल डिजिट रैंक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब ऐसे मैं सोचती थी। तो जब ओके। मैंने देखा कि रैंक 6 आई है, मैं कहा शायद एलएस में आई है ये 6 शायद। तो मैंने एक दो बार कंफर्म भी करवाया, मैंने भाई को दिखाया, मैंने फ्रेंड्स को बोला एक बार चेक करना 6 ही है ना इस रोल नंबर पे रैंक। तो ऐसा हो ओके। जाता है। मैंने घर पे जब बताया कि मेरी रैंक 6 आई है, तो सबका अच्छा रैंक 6 आई है, बहुत अच्छी बात है, अब इससे क्या होगा, मतलब रैंक 6 से क्या मिलेगा हमें। तो हाँ घर पे ऐसा रिएक्शन रहता है। तो ये आई एम श्योर सारे एस्पिरेंट्स के साथ ना सेम कहानी होती है। हाँ तो जी अभी मैम। ना अगर हम बताना चाहें कि आपने थर्ड अटेम्प्ट में रैंक 9 स्कोर करी है, और उससे पहले आपका एलएस हुआ था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में हाँ नहीं जी। हो पाया था, है ना। हाँ जी। तो आई एम हाँ श्योर जी। कुछ ना कुछ बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स रही होंगी जो आपने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में की होंगी, और हाँ थर्ड में जी। सबको ही इम्प्रूव कर दिया, तो रिजल्ट तो इम्प्रूव होना ही था। हाँ जी मैम। तो अगर आप शेयर कर पाएँ कुछ ऐसे मिस्टेक्स, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स अभी देख रहे हैं, आई एम श्योर अपनी प्रिपरेशन फेज में हैं अभी, है ना, उनको भी यही डाउट होता यस। होगा कि हम जो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या हम सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हाँ जी अगर आप मैम। अपनी मिस्टेक्स बता पाओ एक बार ऑडियंस को, तो बहुत हेल्प हो जाएगी। श्योर मैम। सी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैम मैंने एक्चुअली सबसे ब्लंडर मिस्टेक यही थी कि मैंने सिलेबस बहुत कम किया था। ओके। लाइक जब हम प्रिपरेशन स्टेज में घुसते हैं ना, तो हमें हमारे दिमाग में ये होता है कि 2 सब्जेक्ट कर लेते हैं, थर्ड को थोड़ा सा लाइट रख देते हैं। जो भी हमारा लाइक फोबिया वाला पार्ट है, जैसे हाँ मेरा जी। फिजिकल था, हुँ, तो हम यही सोचते हैं कि उसको थोड़ा लाइट रखते हैं, उन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। बट मैम वो चीज है ना, आई थिंक कि पहले चलती थी तब, जब सी सेक्शन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे। एग्ज़ैक्टली माय आई थिंक पॉइंट। मैं भी ये बहुत बार क्लियर करती हूँ कि 2 से नहीं होगा, तीनों करके जाओ। हाँ जी मैम। हुँ, तो बट अभी वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 सब्जेक्ट इजी आते हैं और एक बहुत टफ आ जाता है। तो मे बी ऐसा हो सकता है ना कि जो हमने 2 प्रिपेयर किए हैं उनमें से ही एक टफ आ जाए, हाँ जी। तो हम तो गए ना, एलएस भी क्लियर नहीं होगा। तो बिल्कुल। इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी यही मिस्टेक थी कि मैंने सिलेबस बहुत कम किया था। लाइक मुझे क्वांटम से फोबिया था, मैंने क्वांटम नहीं की, मैंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं की, हुँ, ग्रुप थ्योरी छोड़ दी, मतलब कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स छोड़ दिए कि जो बहुत मेजर काउंट होते हैं फिजिकल में। हुँ, हुँ। और इवन ग्रुप थ्योरी ऐसे पता नहीं क्यों छोड़ी थी, मुझे अभी हंसी आती है खुद के ऊपर, बहुत इजी होती है, इतने इजी क्वेश्चन आए थे मैम। लाइक अगर मैं सिर्फ एक बार उसको देख लेती ना, तो भी मैं कर सकती थी सॉल्व। हाँ। और इवन 4 मार्क्स में वो क्वेश्चन आए थे, मुझे अभी भी याद है 2 क्वेश्चन आए थे, मुझे इतना धोखा लगा था ना कि यार काश ग्रुप थ्योरी कर लेती तो हो जाता है, कम से कम एलएस तो हो जाता। डेफिनिटली। एंड हुँ, सेम केस विद क्वांटम। क्वांटम को मैंने टच ही नहीं किया, जस्ट मैंने नोट्स बनाए क्लास में और उसके अलावा कुछ नहीं देखा। बस होता है ना, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी, ठीक है यार छोड़ दी, इतनी बड़ी क्वांटम रिवाइज बार बार रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी। तो उस टाइम खुश हो रखी थी, हाँ और वाले पार्ट को अच्छे से कर लूंगी, ये छोड़ देती हूँ। हुँ। बट ऑब्वियसली पेपर अच्छा नहीं होना था, वही नहीं हुआ मैम। हुँ, एंड सेकंड अटेम्प्ट में लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने गेट दिया था, ओके। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो नेट दिया था उसके जस्ट 1 मंथ बाद गेट का एग्जाम था। हुँ, तो नेट का पेपर अच्छा नहीं गया था, इसलिए मेरे को उम्मीद गेट से भी नहीं थी, और मैंने उसके लिए ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया, जस्ट ऐसे ही ठीक है हाँ, हाँ। कैजुअली दे आएंगे। हुँ, बट वही ना, गेट में थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं रेदर देन जो रेक्टिफिकेशन हाँ वाले होते जी, हैं। हाँ जी। तो फिर गेट का पेपर थोड़े मेरे कंसेप्ट, जो चीजें मैंने पढ़ी थी वो मैंने थोड़ी अच्छे से ही पढ़ी थी। हुँ, तो गेट का पेपर मेरा अच्छा हो गया था एंड 153 रैंक आ गई थी फर्स्ट वाओ! अटेम्प्ट में। हुँ, तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है एटलीस्ट ये तो हुआ। हुँ, फिर मुझे ओएनजीसी के बारे में पता चला, हुँ, मुझे पहले नहीं पता था।
देन फिर मेरा टारगेट नेट हट गया था क्योंकि मुझे ज्यादा पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं था पहले। ओके देन मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और मुझे था कि रैंक अब की बार और अच्छी लेके आनी है। देन मैंने सारा ही सिलेबस कवर करना शुरू किया जितना हो सकता था। और फिर बट उस टाइम भी लाइक मैंने मेन ग्रुप छोड़ दिया था एंड स्टैटिस्टिकल छोड़ दी थी। कुछ एक दो चैप्टर्स और थे वो भी मैंने छोड़ दिए थे। देन उस टाइम में मेरा एलएस क्लियर हुआ। ओके बट मिस्टेक ये थी कि मैंने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे ओके और आई थिंक मैंने टेस्ट सीरीज भी कोई नहीं दी थी उस टाइम। तो जस्ट मैं नोट्स पे ज्यादा फोकस करती थी कि रिवाइज करो कोई चीज भूल ना जाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता था जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी होती थी ना तो कोई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा फॉर्मूला भूल गई तो मैं पूरा ही चैप्टर उठा के बैठ जाती थी। इसमें से तो मुझे याद नहीं है तो मैं पूरा ही चैप्टर पढ़ने लग जाती थी। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट एक फॉर्मूला देख भूले हो तो जस्ट वो देखो और फिर से अपने क्वेश्चंस पे लग जाओ। देन थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। मतलब 7 to 8 टाइम्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होंगे। टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन होते थे कुछ नया क्वेश्चन नया कंसेप्ट लगता था उसको मैं मेरी नोट्स में ऐड करती थी ताकि रिवीजन के टाइम में दोबारा से ये चीज दिमाग में आए कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो मतलब मेरा मेन टारगेट मतलब मेन फोकस मेरा क्वेश्चंस पे ही होता था एंड आई थिंक उसी की वजह से रैंक आ पाई है मैम। ओके तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें आपने सिलेबस कम कवर किया था, हाँ जी है मैम। ना? तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहेंगे कि अगर आपने सोचा है कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना ही है और अच्छी रैंक चाहिए बहुत, तो सिलेबस को ना ऐसे इग्नोर मत करो और कभी भी हाँ जी ऐसे मत सोचो कि हम थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे इसी से निकालेंगे, बहुत चॉइस आने वाली है। तो ऐसा हाँ नहीं जी है, आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिलेबस तो कवर करना पड़ेगा। हाँ, हम ये हाँ नहीं कह जी रहे कि आपको 100% सिलेबस ही कवर करके जाना हाँ है। जी आप चाहे तो तीनों में से 2-2 चैप्टर छोड़ दो, 3-3 चैप्टर छोड़ हाँ दो, जी लेकिन जो बाकी कवर करके जाओ ना वो आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी चाहिए उसके ऊपर। ऐसे नहीं कि सपोज हाँ करिए जी आप कोऑर्डिनेशन पढ़ कर गए हैं, है ना, और आपने सपोज मेन ग्रुप एलिमेंट छोड़ दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आपने जी मेन ग्रुप छोड़ दिया, एनालिटिकल छोड़ दी, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने हाँ जी कोऑर्डिनेशन अगर अच्छे से कवर किया है ना, तो अगर 5 क्वेश्चंस आते हैं सो यू मस्ट बी एबल टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 4 ऑफ देम। तो इतना अच्छे से आपको हाँ कवर जी करके जाना है। तो इसी तरह हाँ से जी मेन पॉइंट सिर्फ इतना है कि 2 सब्जेक्ट पे रिलाय करके कभी नहीं जाना है। आपको तीनों से मैक्सिमम पोर्शन कवर करने का ट्राई करना है। इससे आपके हाँ सिलेक्शन जी। के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज और हो एक जाएंगे। और चीज है मैम। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। जैसे ना क्वांटम में लाइक मुझे बहुत ज्यादा फोबिया था मैम। आप सोच भी नहीं सकते जितना फोबिया हाँ था। जी। तो सेकंड अटेम्प्ट में जब मैंने क्वांटम शुरू की पढ़ना हम्म। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी। लाइक आपको इवन पेन भी नहीं उठाना पड़ता सोल्व करने के लिए। तो हम क्या सोचते हैं कि क्वांटम इतनी बड़ी है हम्म तो हम उससे ना बचने की कोशिश करते हैं कि इससे चल जाएगा। बट है ना अगर हम पूरी क्वांटम कर लेते हैं क्वांटम में से अगर 8 to 9 क्वेश्चन भी आते हैं हम्म तो आई एम डैम श्योर कि उसमें 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट आएंगे। लाइक बिल्कुल। आपको ज्यादा मतलब सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ डिफरेंशिएशन कुछ इंटीग्रेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको सिर्फ टिक करना है। तो बिल्कुल। अगर इतना मतलब टाइम अगर डिवोट कर रहे हो आप क्वांटम में तो वो वेस्ट नहीं जाने वाला बिल्कुल भी। क्योंकि 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर 4 मार्क्स में से 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं क्वांटम के हाँ तो लीस्ट। 8 मार्क्स कम थोड़ी होते हैं। 8 मार्क्स से हाँ आपकी जी रैंक में बहुत इफेक्ट आने वाला है। बिल्कुल मैम। 8 मार्क्स में एलएस क्लियर होता होता जेआरएफ में अच्छी रैंक आ सकती है। डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ जी और ऐसा भी नहीं है कि हम क्वांटम क्योंकि बार बार बोल रहे हैं वो क्वांटम पढ़ के ही जाना है। अगर आपको लग रहा है आपने पूरी फिजिकल बाकी कवर कर लिया है, आपने सिर्फ क्वांटम छोड़ी हुई है, अभी मान लो आपने स्टैटिस्टिकल थर्मो छोड़ी हुई है, तो ये 2 चैप्टर से भी आपकी रैंक पे फर्क नहीं पड़ेगा। बस इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने बाकी जो पूरी फिजिकल कवर कर रखी है ना वहाँ से आप अटेम्प्ट करके आओ, हाँ जी है बिल्कुल। ना। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि हम बार हाँ बार जी क्वांटम मेंशन कर रहे हैं। क्वांटम इसलिए आ रहा है हाँ बार जी बार क्योंकि पारुल को फोबिया था उससे, है एग्जैक्टली ना, मैम। इसलिए हम बार बार क्वांटम बोल रहे हैं। लेकिन अगर हाँ आपको जी ऐसा लग रहा है कि क्वांटम तो भाई बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बाकी पूरी फिजिकल कर लेंगे, तो वो भी एक हाँ बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंचाएगा आपको। हाँ जी मैम बिल्कुल। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है। और पारुल, क्योंकि आपने बोला कि आपको फिजिकल से थोड़ा सा फोबिया था, आई एम श्योर हाँ बहुत जी सारे स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं जो बायो बैकग्राउंड से बोलते हैं खुद को, क्योंकि उनके पास 12th में 11th में मैथ्स नहीं थी, तो हाँ जी उनको लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री तो हमसे कवर ही नहीं हो पाएगी, हम हाँ जी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कर लेंगे। और सपोज करिए कि एग्जाम में ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट आ गई, क्वेश्चन ही नहीं हिल रहा, फिर क्या करेंगे? और बिल्कुल ना मैम। हमेशा ऐसे होता है कि अगर एक पोर्शन डिफिकल्ट करते हैं ना तो दूसरे वाले को थोड़ा सा इजी कर देते हैं। तो हो सकता है कि जब यस मैम। ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट आए तो फिजिकल वहाँ पे इजी आ जाए। तो जो भी हाँ अभी जी फिजिकल करके गए हैं, एवरेज भी अगर करके गए हैं तो वो तो निकाल के आएंगे जेआरएफ,
है ना? हाँ तो जी। पारुल, आप क्या कहना चाहोगे ऐसे स्टूडेंट्स को जो कहते हैं कि हमें फिजिकल से फोबिया है, हमें मैथ्स नहीं आती है, हम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? मैम इसमें तो लाइक मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है, मैं खुद बायो बैकग्राउंड से हूँ। हाँ हाँ। हम्म। ओके, तो वही ना, स्टार्टिंग में मास्टर से जब हम निकलते हैं नेट की प्रिपरेशन के लिए, तो ये एक ना एक मतलब सराउंडिंग से ये एक आवाज आती है कि मेडिकल वाले बच्चे हैं ना जो फिजिकल नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज हमारे दिमाग में घुस जाती है कि नहीं, हमसे ये न्यूमेरिकल्स वगैरह या ये चीज नहीं हो पाएगी। बट ट्रस्ट मी, मुझे भी ऐसा लगता था, और मुझे लगता था कि मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अच्छी कर लूंगी। ओके, तो बट ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको अप्रोच से आते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक में जो आपको क्लास में कराया जाता है उसको आप अच्छे से कर लोगे। अगर उसमें से कोई डिक्टो क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे, नो डाउट, क्योंकि ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बट थोड़ा सा भी अगर घुमा फिरा के आ गया तो आप ऑर्गेनिक का नहीं कर पाओगे। हाँ जी। उसमें आपको अप्रोच चाहिए। बट अगर आप वही थोड़ी सी मेहनत फिजिकल पे करोगे ना, फिजिकल में जस्ट एक यूनिट्स का ध्यान रखना होता है, क्योंकि मेजर मिस्टेक हम वहीं पे करते हैं। पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं बट हमें यूनिट कन्वर्शन हम भूल जाते हैं लास्ट में, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, और हमें फिर हम ब्लेम करते हैं कि मेडिकल बैकग्राउंड से इसलिए नहीं किया। मतलब चीज तो सेम है ना, मेडिकल वालों के लिए भी और नॉन मेडिकल वालों के लिए भी। एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी है तो आप जूल में निकाल रहे हो, तो ये मेडिकल और नॉन मेडिकल वाला का तो कोई सही सीन ही बात नहीं है ना। बिल्कुल सही ये बात। तो आपने क्वेश्चन रीड नहीं किया ढंग से। हाँ जी, आप यूनिट हाँ ही जी, देखना भूल गए वहां पर। हाँ जी। बिल्कुल और सही वो हम पॉइंट है। फिर लास्ट में हम बोलते ही हैं कि यार हम तो मेडिकल से थे इसलिए हो नहीं पाया हमसे। तो और ना एक चीज और फिजिकल, मैंने थोड़ी सी नोटिस करी थी, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम ना, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो हम ना कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, हम बहुत लेंदी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो पहली बात तो नेट में बहुत लेंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं हाँ फिजिकल जी, में, है ना? ज़्यादा हाँ कैलकुलेशन जी, इन्वॉल्व होती नहीं है। और इस हाँ बार जी, से तो कैलकुलेटर भी अलाउड हो गया है, तो अगर यस कैलकुलेशन आएगी भी सही तो आपके पास कैलकुलेटर है सॉल्व करने के लिए, हाँ जी मैम, है ना? तो मेन चीज़ तो वही है कि जैसे आपको कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, उनको अप्लाई करना है, सेम कॉन्सेप्ट अपना यहाँ हाँ भी जी, लगने वाला है फिजिकल में भी। हाँ जी मैम, हाँ जी। और पारुल, एक चीज़ और बताओ, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम बायो बैकग्राउंड से हैं, तो जब हमने 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ी थी तो अपने पास फिजिकल वाला पोर्शन तो वहाँ पर भी था, केमिकल यस काइनेटिक्स हो मैम, गया, सॉल्यूशन हो गया, यस मैम, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स। तो वहाँ तो हमने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया कि हम तो ऐसे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, हम फिजिकल नहीं पढ़ेंगे, बिल, है ना? बिल्कुल मैम। मतलब थर्मोडायनामिक्स तो ये वहाँ चीज पर तो, भी आते थे। हाँ जी। हाँ जी, ये चीज तो मैं भी खुद बोलती हूँ मैम। ये जो एक है ना, आई थिंक ये मतलब बहुत एक अफवाह टाइप है कि हाँ। मेडिकल वाले बच्चे फिजिकल नहीं कर सकते। ये मैं खुद एक्सपीरियंस, मतलब फर्स्ट टाइम, द मोमेंट लाइक जिस टाइम मैंने स्टार्ट की थी, हाँ जी। उस टाइम जो दिमाग में मेरे फोबिया था, अब वो बिल्कुल एक मिथ लगता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे अब फिजिकल ज्यादा इजी लगती है। बल्कि ऑर्गेनिक में ये लगता है कि यार ज्यादा स्टेप्स आ गए हैं, या मतलब कैसे अप्रोच, कभी कभी फंस जाते हैं। फंस जाते हैं। लेकिन अगर फिजिकल में अगर आपको पता है कि क्या क्या गिवन है, फॉर्मूला ध्यान है, बस क्वेश्चन सोल्व, कुछ भी नहीं करना। छोटी छोटी मिस्टेक तो हर कोई कर सकता है, नॉन मेडिकल वाले भी वही कर वो देते तो हैं कभी सब कभी। करते हम हैं, फोर बिल्कुल इन करते हैं। हाँ जी, 4x2 कर 6 कर देते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। वो फिर ये चीज तो हमने 10th तक पढ़ी हुई है ना, कि मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी है, ये चीज तो हमें 10th तक ही आती थी। तो 11th-12th वाला चीज कोई है ही नहीं। 11th-12th में जो हाई स्टैंडर्ड का मैथ्स आता था वो फिजिकल में आता है, बिल्कुल ऐसा ऐसा कुछ ऐसा ही है नहीं ही नहीं, है। कुछ भी नहीं है। हाँ और जी, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि थर्मोडायनामिक्स करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए बहुत अच्छे लेवल का, हाँ, ऐसा भी नहीं है, वही 2-3 चीजें बिल होती हैं। यस मैम, बिल्कुल। फिर मतलब थर्मोडायनेमिक्स भी मैंने छोड़ दी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मुझे भी वही लगता था कि यार इतनी सारी डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। बट जब हम, ये चीज मैम सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें मतलब क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि ये कैसे, कौन से वाला स्टेप आने वाला है इसमें। और अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो वो हमें एक ऐसा लगेगा कि ये चीज हमसे नहीं होने वाली। हमसे नहीं होने वाली। हम थर्मोडायनेमिक्स हमसे नहीं होने वाली। कैसे कैसे डिफरेंशिएशन कर रखे हैं, कैसे लाइक वो इक्वेशंस वगैरह होती हैं स्टार्टिंग में, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन कैसे निकाल देंगे पता नहीं। बट वो चीज बहुत ज्यादा इजी होती है अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो। मतलब वो इजियर क्वेश्चन में से आता है थर्मोडायनेमिक्स के। इससे ना मुझे तो याद ऐसा आ रहा नहीं है, है। जब अपना हाइड्रोजन बैच था ना, तो उस टाइम हाँ में जी मुझे मैम, याद है जब स्टूडेंट्स को लगा कि अब नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होने वाला है, मेरे पास, मैंने पर्सनली, मुझे याद है बहुत सारे मेल्स आए थे अपने ही स्टूडेंट्स के। उन्होंने कहा कि मैम नेक्स्ट आप थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करवाने वाले हो, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं आती, क्या हम अलग से डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट कर दें?
तो मुझे याद है जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना थर्मो की क्लास 1, तो मैंने उसमें सिर्फ इतना बोला था कि जिन भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि उनको फोबिया है, उनको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता, आप सिर्फ एक काम करो, इस चैप्टर की ना स्टार्टिंग की 5 to 6 क्लासेस देख के देखना। अगर आपको लगे आपको समझ आ रहा है, आप पूरा चैप्टर करेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं समझ आ रहा, पूरा छोड़ देना। तो ऐसे करके ना स्टार्टिंग के 5 to 6 क्लासेस में उनके बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने साथ साथ कवर करा दिए। तो उस टाइम में ना यस स्टूडेंट्स मैम, का फीडबैक आया था कि मैम हमें तो पता ही नहीं था कि इतना सिंपल होता है डिफरेंशिएशन। यस तो मैम, जिन्हें ये एग्जैक्टली। फोबिया है उन्होंने सिर्फ सोच लिया कि थर्मोडायनामिक्स में डिफरेंशिएशन आता है और क्वांटम में इंटीग्रेशन आती है, और हाँ 11th जी 12th में मैम। हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन बिल्कुल हाँ। बेसिक वाला यूज़ होता है। तो ये सारी हाँ जी चीज़ें मैम। ना सिर्फ सीनियर्स के थ्रू या फिर कई बार किसी ने बोल दिया कि हम तो हाँ, बायो बस वही। बैकग्राउंड से हैं, बस वो चीज़ें हाँ आगे ना जी। ट्रांसफ़र होती जा रही हैं। तो हमारे बस मेन मोटिव आज का यही है कि भाई बायो बैकग्राउंड कुछ नहीं होता है। आप काइनेटिक्स से क्वेश्चन, इलेक्ट्रो के क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो क्लास 12th में, तो आप आगे हाँ भी जी कर मैम। लोगे, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करनी है आपको। मैम एक्चुअली ना मुझे ऐसा लगता है लाइक कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं हम्म। जिनका अगर जीआरएफ वगैरह नहीं हुआ होता हाँ या हाँ। फिर नेट क्लियर नहीं होता हम्म। और वो मेडिकल बैकग्राउंड से थे, तो वो उनकी पार्ट आई थिंक गलत होता है। वो अपनी जूनियर्स को ने क्या बोलते हैं कि मेडिकल वालों से नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। क्योंकि वो उनसे नहीं हो पाया। जरूरी नहीं है ना कि उनसे नहीं हो पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक कुछ सीनियर्स लाइक मैंने देखा है वो ऐसे ही बोलते हैं कि भाई मेडिकल वाले ना नहीं कर पाएंगे फिजिकल। हम्म। तो सीनियर्स, ऐसे ही सीनियर से पूछना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए जो आपको मतलब रियलिटी बताए, ना कि खुद का जो, क्योंकि वो खुद को कवर करते हैं कि हमारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम मेडिकल बैकग्राउंड से थे और फिजिकल हमारे टाइम में बहुत टफ आई थी। तो वो एक अपना सिक्योर मतलब वो बता देते हैं रीजन ये था भाई हम मेडिकल से थे। बट वो ये नहीं सोचते कि जूनियर्स पे कितना गलत इंप्रेशन पड़ेगा कि वो भी बिल्कुल सही बात। उनको डर लगना शुरू हो जाएगा कि तुमसे भी नहीं हो पाएगी फिजिकल जब सीनियर से नहीं हुई तो। ये वाली चीज़ ना पारुल बहुत ज़्यादा है। जैसे जब से मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ ना, तो सबका यही होता है कि मैम मेरे एक सीनियर थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, हाँ। वो हमेशा क्लास यस में मैम। वो हमेशा क्लास में टॉप करते थे मैम, एग्जैक्टली। उनसे ये जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हो पाए तो हम कैसे कर पाएंगे, एग्जैक्टली है ना। मैम। अब उनको कौन बताए कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आपके सीनियर के नहीं थे, क्योंकि सेमेस्टर एग्जैक्टली मैम। एग्जाम्स में स्कोर करना अलग चीज़ होती है। हम हर किसी के ना अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। तो जब भी आप किसी एग्जैक्टली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो प्लीज़ ध्यान रखो कि अपने सीनियर से, हाँ आप इंटरेक्ट करो, लेकिन ना आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है। आपको यूट्यूब हाँ पे ही जी इतने मैम। सारे टॉपर्स के इंटरव्यू मिल जाएंगे। तो आप ना हाँ उनकी जी बातें मैम। सुनो, वो क्या बोल रहे हैं। आप देख रहे हो पारुल कैसे बता रहे एग्जैक्टली। हैं आपको कि हम सिर्फ सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है नहीं वो, हमें सिर्फ हाँ एक बार जी मैम। कोशिश करनी है। और अगर किसी और बिल्कुल। से नहीं हो पाया तो उनको देख के हमें डिसाइड नहीं करना क्योंकि ये नहीं कर पाई तो इतना अच्छा लेवल पे पढ़ते थे, हम क्या ही कर पाएंगे। तो किसी एग्जैक्टली और मैम। को देख के जज मत करो खुद को। एग्जैक्टली। ओके, अब ना क्योंकि एक और मुझे, क्वेश्चन। हाँ, हाँ जी मैम, बोलो बोलो बोलो। लाइक मास्टर्स में मैं बहुत एक मीडियोकर स्टूडेंट ही थी मैम। तो उसके बाद मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं नेट कर पाऊंगी या जेआरएफ कर पाऊंगी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कॉम्पिटिटिव एग्जाम तेरे बस की बात नहीं है। बट है ना, जब हम इस लाइक फेज में उतरते हैं कंपटीशन वाले में, और जब हम एक टारगेट सेट कर लेते हैं ना कि मुझे ये चीज पानी है, मुझे मेरे करियर में ये चीज किसी भी हालत में चाहिए, तो वो अंदर से ही एक मेहनत करने वाली वो चीज लाइक मतलब फिजिकल ठीक नहीं है मेरी, ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है, तो है ना अंदर से ही आ जाती है कि भाई तुझे जेआरएफ करना है ना, तो दिन रात करके तुझे कैसे भी फिजिकल को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, ऑर्गेनिक को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो वो उस टाइम अपने आप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जो हमेशा से इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं सिर्फ वही कर पाते हैं, क्योंकि मतलब मैं बहुत डल तो नहीं बट बहुत टॉपर स्टूडेंट में भी नहीं थी लाइक मास्टर्स में। तो फिर मुझे लगता था कि यार बहुत आईआईटीज वाले स्टूडेंट होते हैं, आईआईएससी मतलब जो भी हाई अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से होते हैं, तो उनको तो पहले से ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और नो डाउट होते भी हैं मैम, थोड़े आईआईटीज वाले बच्चों के होते हैं। बट मुझे तो बहुत ही फोबिया था कि तेरे बस की बात नहीं है। बट जब मेरे अंदर वो हुआ ना कि नहीं तुझे चाहिए, गेट में तुझे बहुत अच्छी रैंक चाहिए, तो मैंने फिर मैम दिन रात एक कर दिया था कि फिजिकल हो, क्वांटम हो, थर्मोडायनामिक्स हो, कुछ भी हो, अब तो इसको करना ही है। तो बस उसी चीज की वजह से ये सब क्लियर हो पाया मैम। हमें ना सिर्फ कई बार लगता है कि जो आईआईटीज़ के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, लेकिन हाँ ऐसा जी। नहीं है। ऐसा ट्रस्ट में ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ लग जाता है कि वहाँ के बच्चे तो पता नहीं क्या पढ़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता, उनके भी सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, वो भी हमेशा बिजी रहते हैं। और आप ना एक चीज़ नोटिस करके देखना, कभी भी ये जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं ना,
आप कभी भी निकाल के देख लो, कभी ऐसा होता है कि वो IITs के होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ जी। कभी भी वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नहीं होते हैं। क्योंकि हाँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही है, आपका टाइम मैनेजमेंट भी चेक होता है। आप एग्जैक्टली कितना मैम। मेंटल प्रेशर झेल पाते हो वो भी चेक होता है। सपोज करिए आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए हैं, ठीक है, और हाँ जी। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आए हैं वो सारे ऐसे क्वेश्चन आगे स्टार्टिंग के सपोज 10 to 15 क्वेश्चंस जो उस वाले पोर्शन से आगे जो आप नहीं पढ़ के गए, वहाँ पे अच्छा खासा बंदा हिल जाता है कि मैंने इतनी यस मैम। मेहनत करी और मुझसे स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन मुझे एक भी नहीं आता, है ना। तो कॉन्फिडेंस गया, हाँ जी। कॉन्फिडेंस गया तो क्वेश्चन गलत होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया, आप कहाँ से आए तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार टाइम। स्टूडेंट के टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मैम। कई बार स्टूडेंट को लगता है मुझे तो आता था क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 10 मिनट लग रहे हैं तो आप पूरा पेपर कभी देख ही नहीं पाओगे, है ना। तो हाँ इसमें जी क्या मैम। करेंगे IITs, और क्या करेगा इसमें आपका बायो बैकग्राउंड, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। मैम मतलब एक्चुअली ना लाइक मास्टर्स के बाद मेरा फर्स्ट एंड गेट का था, तो 150 आने के बाद मुझे लगा कि यार फिर मुझे ना एक्चुअली मैंने PhD में हो गया था बट मैंने लिया नहीं था। तो मैंने सोचा कि पूरा साल मैं गेट के लिए देती हूँ, अगर इतने ही मतलब थोड़े से टाइम में मेरी इतनी अच्छी रैंक आ गई तो थोड़ी मतलब पूरा साल दूंगी तो अच्छी आ ही जाएगी। ठीक है, मैंने पूरी मेहनत की बट एग्जाम वाले दिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। मतलब मैं इतने प्रेशर में आ गई थी लास्ट हाफ आवर में 2 मार्क्स के 4-5 क्वेश्चन रह ही गए मुझसे। ऐसा होता है तो बहुत, मेरे साथ खुद हाँ हुआ है जी। ऐसा। मैंने बताया भी कि मेरे साथ में गेट पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ था। तो ये सबकी स्टोरी होती है कि जो हम चाह रहे होते हैं ना वो हो नहीं पाता, उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर बिल्कुल पाते बस। एग्जैक्टली मतलब पूरी साल मेहनत करने के बाद मेरी 180 रैंक आई थी सेकंड अटेम्प्ट में। जब मैंने इतनी ज्यादा नहीं की थी मेरी 153 आई थी। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना लाइक उस 3 आवर्स में आप कैसे टाइम मैनेज करते हो, बिल्कुल। कैसे अपनी नॉलेज अप्लाई करते हो, वो सब कुछ काम आता है। अब ना मुझे यहाँ से एक और क्वेश्चन आ रहा है पारुल, जैसे कई बार स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि वो ना बहुत टाइम बाद स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो हाँ जी। उनको कहीं ना कहीं से गलत गाइडेंस मिल जाती है। तो वो कहते हैं कि मैम हम क्या पहले 11th-12th की NCERT कंप्लीट करें पढ़ के, फिर हम अपना BSc वाला सिलेबस कंप्लीट करें, फिर हम एक बार अपने MSc वाले नोट्स रिवाइज करें, उसके बाद नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं है मैम कि 11th-12th फिर BSc फिर MSc करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी मुझे तो ऐसा नहीं लगता मैम। क्योंकि मास्टर्स में मेरी इतनी अच्छी वो नहीं थी कि मुझे हर चीज पता थी। इवन नेम रिएक्शन वगैरह भी काफी मैंने बाद में सुने थे जब मैंने प्रिपरेशन कर रही थी। फिर फ्रेंड्स बोलते थे यार ये तो अपने मास्टर्स में थी। हाँ। मैं कहूँ यार मैंने तो नहीं पढ़ी थी। बट जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आपके पास सारा कंटेंट है, तो वो चीजें आई डोंट थिंक कि बहुत एडवांस लेवल की होती है कि हमें मास्टर्स के बाद समझ नहीं आ सकती। बहुत बेसिक चीजें होती हैं। आप शुरू से पढ़ना शुरू करोगे, शुरू का मतलब ये नहीं है 11th-12th तो आप बिना पढ़े भी पढ़ा सकते हो किसी बच्चे को अगर आपने मास्टर्स कर लिए तो 11th-12th BSc का इतना कुछ मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। जस्ट आप अपना जो कंटेंट है वो पढ़ना शुरू करो, दैट्स इट। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ करना पड़ता है मास्टर्स BSc और बाद। मुझे तो ये भी लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप हाँ सपोज बिल्कुल भी करिए नहीं है, आपने 11th-12th टाइम की ही नहीं है। NCERT उठा ली, वो 6 महीने लगेंगे एग्जैक्टली। आपको NCERT खत्म करने में, और जब तक यस आप मैम। लास्ट वाले चैप्टर में पहुंचेंगे पहले वाला गायब हो चुका होगा, एग्जैक्टली। है ना। तो ये चीज़ें हाँ बिल्कुल जी। ज़रूरी नहीं होती है, आपको सिर्फ अपना MSc लेवल के बाद से स्टार्ट करना है। जैसे आपने हाँ जी। काइनेटिक्स देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, पता हाँ करो जी कि बिल्कुल कौन मैम। से वाले टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, फिर पढ़ना स्टार्ट करो, हाँ जी। है ना। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा पारुल, हाँ अगर जी। मैं आपसे पूछूं कि जो स्टूडेंट बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहा है, लेट्स से वो अपना MSc फर्स्ट सेमेस्टर में है और वो सोच रहा है कि उसको नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मैम आई थिंक ये ना एक तो अपनी मास्टर्स पे भी थोड़ा फोकस रखो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें उसमें भी स्कोर करना है, ऐसे नहीं है कि उसमें फेल हो जाना है। बिल्कुल बट बिल्कुल। साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो ताकि आपको मास्टर्स के बाद अलग से टाइम ना देना पड़े, आपका मास्टर्स होते ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। क्योंकि ऑब्वियसली कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें एज लिमिट जल्दी आ जाती है, तो हमें ये 6 महीने सेव करने, आप ये बोल सकते हो। तो इसलिए मास्टर्स के साथ साथ ही आप ट्राई करो कि जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हो या फिर कोचिंग नहीं तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोई बुक्स वगैरह देख रहे हो तो वो आप अपने साथ साथ में रखिए। क्योंकि मास्टर्स में मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा बर्डन होता है कि आपको दिन रात करना होता है। जस्ट सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं वो आप इजीली कर सकते हो, तो इनफ टाइम होता है आई थिंक।
मुझे नहीं पता आईआईटीज वगैरह का क्या शेड्यूल रहता है, लाइक अरे मेरे आप पास तो इनफ टाइम था। पारुल नहीं, यहाँ से ना हमें गलत मैसेज मुझे लग रहा है हम दे रहे हैं कि आईआईटीज और ये ओके। डीयू बीएचयू ये सब नहीं होता यार ऐसा। हाँ ठीक है, क्लासेस हेक्टिक होती हैं, वो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में होती हैं, क्योंकि हाँ जी, लैब का टाइम बढ़ जाता है ना, लैब ले जाते हैं बहुत सारा टाइम आपका, है ना, और साथ क्योंकि में मेरे पास लैब नहीं थी ना मैम, तो ओके। मेरे पास बहुत टाइम था। हाँ हाँ हाँ, जी मैम। तो ये ना यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करने वाला है, लेकिन हाँ जो मैनेज ओके। करना चाहते हैं ना वो मैनेज कर लेते हैं। जैसे यहाँ से मैं ये हाँ बोल जी। सकती हूँ आपको कि सपोज करिए फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, मुझे याद है डीयू में फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास आई थिंक स्टीरियो केमिस्ट्री होता था सिलेबस में, है ना, और एनालिटिकल होता था सिलेबस में, क्वांटम तो नहीं थी आई थिंक, याद नहीं आ रहा फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था, बट हाँ ये था कि स्टीरियो केमिस्ट्री और ये सब बेसिक चैप्टर्स होते थे। बट हाँ तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आपको पता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री आपके सिलेबस में आना ही है, तो पहले आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपका सेमेस्टर एग्जाम का सिलेबस है ना, वही आप सेम चैप्टर्स को सेमेस्टर के लिए भी पढ़ लो और सेम चैप्टर्स को आप नेट के लिए भी पढ़ लो। जैसे मैंने स्टीरियो, मान लो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, आपने उसको अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ के रेडी कर लिया, आपने अपने सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब आपको ये पता है कि आपके नोट्स रेडी हो चुके हैं और लास्ट में जाके आपने रिवाइज कर लेने हैं वो नोट्स, आपका सेमेस्टर एग्जाम ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। जब आपने स्टीरियो हाँ केमिस्ट्री जी। पढ़ ही लिया, आप एक बार अपने नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख लो, आपको जो लगे कि ये वाला पोर्शन मैंने सेमेस्टर एग्जाम में कवर नहीं किया है उसको आप अलग से पढ़ लो। तो ऐसे ही करके ना हाँ जी। साइमल्टेनियसली अपने सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर कर लोगे और साथ में आपके नेट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। यस मैम। पारुल आपको याद है आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से चैप्टर्स थे सेमेस्टर में, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर? कुछ भी याद नहीं है मैम, मेरी एमएससी बहुत ही खराब थी। देखो तभी तो मैं बता रही हूँ, कुछ भी नहीं आता था मैम मुझे मास्टर्स में। देखो मेरे को जो भी आया है वो जस्ट मास्टर्स के बाद आया है। हाँ, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि हमें एमएससी में कुछ नहीं आता है, तो देखो आप भी रैंक 9 ला सकते हो, क्योंकि ना एमएससी की वही तो बात ही मैम। नहीं है ना, आप हाँ जब जी। नेट के लिए पढ़ना शुरू हाँ कर रहे हो, नेट के लिए पढ़ो ना फिर अच्छे बिल्कुल, से एकदम सब हो जाता है। बिल्कुल मैम। मास्टर्स में तो मैंने लास्ट के मतलब आप ये बोल सकते हो 10 दिन पढ़ती थी और मार्क्स ले आती थी बस, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा मैम, मैंने कुछ भी नहीं बता रही हूँ। कुछ कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है मुझे। इतना ऑनेस्ट आंसर। नहीं ये वाली बात तो सही है पारुल, ऐसा होता है यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, इनफैक्ट सब ऐसे ही होते हैं यार, सब ऐसे ही मैनेज कर रहे होते हैं अपनी एमएससी। चलो ठीक है, तो हम बोल रहे थे कि एमएससी में आपकी जैसे भी प्रिपरेशन चल रही है अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, आप ट्राई करो कि सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ साथ ही वो वाले चैप्टर्स कवर कर लो जो आपके नेट के सिलेबस में भी आते हैं। इससे हाँ जी होगा मैम। ये कि नेट में परफॉर्म कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में फेल नहीं होगे, क्योंकि अगर यस मैम। एक एग्जाम में, अगर सेमेस्टर एग्जाम में एक भी पेपर रह गया ना, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, और अगर गलती से फाइनल एग्जैक्टली ईयर मैम। में एक पेपर रह गया फिर तो वो एमएससी 3 साल की हो जाएगी। तो हाँ ऐसा जी ना मैम। हो कि नेट गेट को प्रिपेयर करने के चक्कर में एमएससी में बैक लग जाए, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो पारुल अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सपोज वो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में है, या हो सकता है उनकी एमएससी कंप्लीट हो गई हो बट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कोई बुक्स रेफर कर पाएंगे कि ये वाली बुक्स आप रेफर कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा पोर्शन आप कवर कर लेंगे? मैम एक्चुअली लाइक इस क्वेश्चन को मतलब आंसर करने के लिए आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन, बिकॉज मैंने ज्यादा बुक्स वगैरह रेफर नहीं ओके। की, जस्ट एक क्लेडन पढ़ी है ऑर्गेनिक के लिए, बिकॉज मेरे को ऑर्गेनिक में क्या होता था कि जो मेरे पास नोट्स हैं उसमें से एज इट इज कुछ आ जाता था तो मैं कर लेती थी, अदरवाइज मैं अप्रोच नहीं कर पाती थी क्वेश्चंस को, तो जस्ट उसके लिए मैंने क्लेडन पढ़ी थी, इसके अलावा मैंने कोई भी बुक रेफर नहीं की ओके, थी। तो आपका नोट्स तो आई नोट्स डोंट से थिंक काम कि हो गया था आपका? हाँ जी बिल्कुल, मैंने मतलब नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा लिटरली। अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोलते भी हैं कि कहाँ कहाँ से आपने बुक्स पढ़ी, अभी हमारे पास टाइम है, लाइक पिछली बार हमारा नहीं हुआ था, नोट्स हमने पढ़े हुए हैं, तो हम कौन सी अब इस मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम है हमारे पास कौन सी बुक पढ़े। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आपके पास टाइम है तो आप कोई बुक पढ़ना शुरू करो, बल्कि आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले अपने नोट्स के ऊपर अच्छे से कमांड बनाओ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर 3-4 बार नोट्स पढ़ लिए तो बस नोट से हो गया, क्योंकि अगर आप 7th या 8th टाइम भी अपने नोट्स पढ़ रहे हो ना, तब भी कुछ ऐसे नए पॉइंट्स आपको दिखेंगे जो आपने सोचे ही नहीं थे, मतलब ध्यान ही नहीं दिया था पहले कि अच्छा ऐसा भी था, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के जब आते हैं वो उनके आंसर हमारे नोट्स में होते हैं, बट वो हम मिस कर जाते हैं, हम नोट्स पढ़ते हैं, क्योंकि 2-3 बार में मुझे नहीं लगता कि आप हर एक छोटी छोटी पॉइंट मतलब दिमाग में रख सकते हो। जितने टाइम से आप उनको देखोगे तभी वो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिमाग में रहेंगे। तो इसलिए बुक्स वगैरह का लाइक
मेरा खुद का इतना वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि मैं ऐसा कुछ बता सकती हूँ। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कोई स्टूडेंट नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करे, रिवाइज करना स्टार्ट कर रहा हाँ है, जी। ठीक है, तो हाँ उसको जी। नोट्स को रिवाइज करते टाइम कौन से पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए? जैसे कई बार क्या होता है ना, लाइक स्टूडेंट सिर्फ ऐसे रीडिंग ले रहे होते हैं, सिर्फ वो रीड हाँ जी। करते हैं कि चलो ठीक है ये लिखा हुआ था मेरे पेज पे, मैंने पढ़ लिया, है ना, बट एक्चुअल में ये मेथड तो सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ हाँ पढ़ने जी। से तो आप उतना ही देख पाओगे जो आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल। क्वेश्चन तो ट्रिकी हाँ फॉर्म जी, होने हाँ। वाला है ना, उसका आंसर आपके नोट्स एग्ज़ैक्टली। में बट आप देख नहीं पा रहे हो, तो कैसे हाँ कैसे जी। पढ़ना चाहिए नोट्स को? लाइक नोट्स में क्या होता है, स्टार्टिंग में हम नोट्स जब पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हम पूरा ही पढ़ेंगे जितना हमसे हो पा रहा है, हम्म बट क्वेश्चंस का रोल यहीं पे आता है। जब आप क्वेश्चंस करते हो ना अलग अलग जगह से, या मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर प्रीवियस ईयर करने के बाद कहीं से आप कोचिंग ले रहे हो, तो कोई टेस्ट है, क्लास टेस्ट है या फिर कोई टेस्ट सीरीज है, जब वो क्वेश्चंस देखते हो आप, क्वेश्चंस देखने के बाद हमें पता चलता है कि ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हम नोट्स में हमने इस तरीके की कोई छोटी जो माइनर लाइन लिखी हुई थी हमने नीचे, वो ध्यान से ही नहीं पढ़ी, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑब्वियसली कहीं से भी आ सकता है ना। तो जो लाइक मेजर मेजर पॉइंट्स होते हैं वहां से नहीं आता, बहुत ही नोट एंड होता है ना, करेक्ट एंड इनकरेक्ट, वो वाली जो बहुत ही माइनर चीजें होती है वो हम नोट्स में भूल जाते हैं। तो जब भी नोट्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन सबसे पहले हम क्वेश्चन जब करते हैं, क्वेश्चन करने से ही हमें आइडिया होता है कि हमें नोट्स किस तरीके से पढ़ने चाहिए। हाँ जी। जो चीज हम लाइक फॉर्मूला मिस कर रहे हैं, या फिर हमने थियोरी के भी कुछ नोट्स होते हैं जो करेक्ट और इनकरेक्ट में आ जाते हैं, वो चीज भी हम इग्नोर कर देते हैं। लाइक कोलिजन थ्योरी है काइनेटिक्स में, तो उसके जो एजम्पशंस होते हाँ हैं, जी। वो चीज हम जस्ट एक ऐसे पढ़ के और पेज पलट देते हैं। बिल्कुल। हमारा मेजर मतलब जो मेन फोकस होता है वो फॉर्मूला पे होता है, भाई फिजिकल में तो ना फॉर्मूला पे आएगा क्वेश्चन, बस वो थ्योरी पार्ट हम छोड़ देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो चीज हमें तभी पता चलेगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें वो असम्पशंस भी पढ़ने होंगे। तो आई थिंक कि क्वेश्चन जब करोगे ना, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि हमें नोट से कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पहले आप अगर आपने मान लो सपोज कोई कोचिंग ज्वाइन की है, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, आपने नोट्स बनाए, आपने रिवाइज कर लिया, अपने असाइनमेंट्स आपने सॉल्व किए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाँ सॉल्व जी। किए। अब ना आपको ये समझ में आया है कि एक चैप्टर जो कि आपने 100 पेजेस में अपने नोट्स बनाए हैं, वो 100 पेजेस से हर एक पेज से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या आपको समझ आ हाँ जाएगा जी। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। हाँ तो जी। अब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, आपको समझ आएगा ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आए थे। तो आप अब ना जब यस मैम। क्वेश्चंस करने के बाद जब वापस एक बार रिवाइज करने बैठोगे ना, आप चैप्टर को वैसे ही थोड़ा अलग तरीके से देखोगे, आपको समझ आएगा बिल्कुल कि मैम। इस वाले पोर्शन से तो कुछ नहीं पूछते, है ना। तो ये वाली यस चीज़ें मैम। इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हो, उसके बाद ना आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं यस सोचना मैम। चाहिए कि हमने बिल्कुल। सारे प्रीवियस ईयर कर लिया, हमारा काम खत्म हो गया। आप उसको वापस हाँ। से रीड करोगे ना नोट्स को, आपको समझ आएगा, अच्छा ठीक है मैं कुछ नई तरीके से देख पा रहा हूँ, सेम स्टेटमेंट को आप अलग तरीके हाँ से जी। देखोगे, वही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ से ना मुझे हाँ एक जी। क्वेश्चन याद आ रहा है, आई थिंक जैम में आया था ये। आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन में हम ना एक ग्राफ बनाते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का, जिसमें हम पैरामैग्नेटिक यस के लिए मैम। बनाते हैं, डायमैग्नेटिक के लिए बनाते हैं, फेरोफेरिक सबके लिए बनाते हैं, है ना। तो मुझे याद है जैम में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि जो हीमोग्लोबिन होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, उसको आपको प्लॉट करना था वर्सेस टेम्परेचर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को यस रीड मैम। करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ग्राफ देखा ही नहीं है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का। उन्होंने तो सिर्फ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक देखा हुआ है। तो वहाँ पे सिर्फ इतना सा यस कॉन्सेप्ट मैम। था कि आप ये पता लगा लो कि जो डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो पैरामैग्नेटिक है, ऑक्सी वाला डायमैग्नेटिक है। तो जैसा ग्राफ पैरा और डाय बिल्कुल का मैम। बनता है वर्सेस टेम्परेचर, वैसे इसका भी बनाना है। अब इस वाले केस में यही हम एप्लीकेशन पार्ट होता है मैम, यही होता है जस्ट। एप्लीकेशन पार्ट। तो मैं आपको हमेशा हाँ, वही और समझाती बच्चों हूँ। को फिर मतलब, हाँ जी, उनको फिर ऐसे लगता है कि यार अलग टाइप का क्वेश्चन आ अलग गया, टाइप का बहुत टफ था क्वेश्चन, पेपर, हाँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन था देखा जाए तो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या ही होता बट है। आपको रिलेट करना हाँ आना जी। चाहिए चीज़ों को। तो जब भी आप पढ़ रहे होते हो तो ऐसे मत सोचो कि मैंने फिजिकल में ये पढ़ा है, कुछ नहीं होता फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। आपको पता है चैप्टर के कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल वहाँ मैम। यूज होते ही रहते हैं, और आजकल तो पेपर बनता ही एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर बेस्ड है। कई बार मैंने देखा है, एक बार मैं कोई वीडियो देख रही थी, कई बार ऐसा हो जाता है गाइडेंस थोड़ी सी गलत मिल जाती है। स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ जी। आजकल जैसा पेपर बनता है वो तो रिसर्च पेपर से बन रहा है, तो हमें भी बुक्स पढ़ के छोड़ के यस रिसर्च मैम। पेपर पढ़ने शुरू करने चाहिए। तो ये यस मैम। चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा सा हाँ देखना जी। पड़ेगा, एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करना है, और वो तभी आ पाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे अपने नोट्स को जज कर रहे हैं। तो हाँ ये जी। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
अब ना पारुल एक और स्टूपिड क्वेश्चन है वैसे, बट ऐसा क्वेश्चन ना स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत बार आता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें जीआरएफ में बहुत अच्छी रैंक स्कोर करनी है तो हमें दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? क्या इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर है आपके पास? मैम आई थिंक ये क्वेश्चन ही गलत है, बिकॉज मुझे मैंने कभी किसी से ऐसे नहीं गाइडेंस ली कि मतलब किसी टॉपर से या फिर किसी भी सीनियर से कि आप कितने घंटे पढ़ते थे ताकि मैं उतने घंटे पढ़ूं और फिर मैं स्कोर कर जाऊं, बिकॉज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी, या फिर आप कितना एक टॉपिक को कितने कंसंट्रेशन से कितने टाइम में फिनिश कर सकते हो। बिकॉज कोऑर्डिनेशन मान लो मैंने किया हुआ है, मुझे अच्छे से आता है, तो वही कोऑर्डिनेशन को मैं 2 घंटे में बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। बट एक और स्टूडेंट है जो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर जिसकी मतलब ग्रेस्पिंग पावर ज्यादा है, तो वो ऑब्वियसली 1 घंटे में कर देगा। तो इट डिपेंड्स, या बोल सकते हैं वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि उसकी कैचिंग पावर कैसी है। लाइक कितने आवर्स स्टडी करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि हमें एक दिन में हमारी कैचिंग पावर के अकॉर्डिंग कितना सिलेबस कवर करना चाहिए, हमारा मोटो ये होना चाहिए, ना कि ये कि उस रैंकर ने इतने आवर्स पढ़ाई की थी, रात को 2-2 बजे तक पढ़ता था, सुबह 4 बजे उठ जाता था। वैसे नहीं सोचना चाहिए। जस्ट आपको अपने सिलेबस पे, आपको अपनी प्रैक्टिस पे, सिर्फ इस पे ध्यान रखना चाहिए कि मैंने इतनी बार कर लिया है और इतने अच्छे से कर लिया है, तो उस चीज पे फोकस रखना चाहिए। क्योंकि मैम कभी ऐसा नहीं था कि मैं आज सुबह 4 बजे उठती हूँ, रात को 12 बजे तक पढ़ रही हूँ तो भाई आज तूने बहुत पढ़ लिया। नहीं, ऐसा तो बिकॉज ऐसा हो सकता है, हाँ, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि मैं सुबह 4 बजे उठी थी, 12 बजे तक पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और ही था। मैं जस्ट एक ग्रुप थ्योरी को सुबह लेके बैठी थी और शाम तक ग्रुप थ्योरी की नोटबुक खुली हुई है, तो ऐसा हो सकता है। तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि मुझे आज दिन में मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, तो हमारा टारगेट वो होना चाहिए, ना कि ये कि इतने आवर्स पढ़ने हैं। तो वो बहुत बेवकूफ़ी होती है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी आपने सोचा है कि मुझे 6 महीने या 1 साल नेट की प्रिपरेशन करनी है, तो आप ऐसे मत सोचो कि मैं डेली 4 आवर्स पढ़ने वाला हूँ। नहीं, आपको ये सोचना है कि मेरे पास जितना टाइम है ना आज, मैक्सिमम मैं ये सोच सकता हूँ कि आज मैंने ग्रुप थ्योरी जो मैंने नोट्स बना रखे हैं ऑलरेडी, उसको मैं हाफ चैप्टर को रिवाइज कर लूँगा आज, और जो मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री जो पहले से पढ़ा हुआ है उसके मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा आज। तो आपको ना ऐसे वर्क डिवाइड करना है अपना। आपको ये नहीं सोचना कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है। आपके पास दिन में जितना मैक्सिमम टाइम आपको मिलता है आप उसको डिवाइड कर दो, तो उससे ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे आप। और ऐसे मत सोचो कि अभी तो एग्जाम में 4-5 महीने बचे हुए हैं, अभी 2-2 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर आगे 6-6 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे। आप अभी से उतना मैक्सिमम पढ़ना शुरू करो ताकि आपके पास लास्ट में नंबर ऑफ डेज ज़्यादा बचे, आपको रिविजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा फिर। तो जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं पढ़िए, हर कोई पढ़ रहा है। अगर आपका फ्रेंड कई बार आपको बोल देता है ना कि यार मैंने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं की, हम ना खुद भी थोड़ा सा सेटिस्फाइड सा फील करते हैं, चलो ठीक है ये भी नहीं पढ़ा, मैं भी नहीं पढ़ा, ठीक है, exactly. है ना। लेकिन आपका कंपटीशन आपके फ्रेंड के साथ नहीं है ना। अराउंड 65,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं नेट का। तो आपका स्टूडेंट पढ़े ना पढ़े उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, आपका फ्रेंड पढ़े ना पढ़े, आप पढ़े ना पढ़े, किसी को फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो रैंक लाने वाले हैं, टॉप 500 जो आने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं और आपका कंपटीशन उनके साथ ही है। तो थोड़ा सा आपको सोचना है इस बारे में और डिमोटिवेट भी नहीं होना है। अच्छा पारुल, ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते थे तो इतना लंबा फेज होता है अपना प्रिपरेशन का, 6 मंथ्स 1 ईयर, इसमें क्या होता है कई बार ना हम खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, महीने में 4-5 दिन तो वैसे डिमोटिवेटेड रहते हैं। इनफैक्ट हर वीक में भी 1-2 दिन ऐसे होते हैं कि भाई नहीं पढ़ा जा रहा। तो अपने प्रिपरेशन के टाइम पे आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते थे? मैम मोटिवेटेड जैसा हम फ्रस्ट्रेटेड कब फील करते हैं, जब है ना हम बहुत पढ़ चुके होते हैं या फिर कोई टेस्ट दिया उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए, या फिर हो जाता है यार कब से पढ़े जा रहे हैं, अब तक हम लाइफ में कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाए हैं, वही नोट्स बार बार पढ़े जा रहे हैं, एक पेपर ही क्लियर नहीं हो रहा हमसे, तो क्या होगा। मतलब बस यही चीजें आती दिमाग में, और कुछ एज सच आई डोंट थिंक एज सच और कुछ आता होगा। तो मैं जस्ट क्या करती थी मैम, जस्ट मेरी नोट्स बंद करती थी। मेरे घर पे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मैं उनके साथ जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करती थी, मम्मी के पास जाके बैठती थी। तो जब मैं ना मतलब मेरी शक्ल देख के उनको लग जाता था ये टेंशन में है। तो
वो बस 2-3 लाइन में बोल देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो मतलब वो मेरे ऊपर जब ट्रस्ट दिखाते थे ना, या फिर कभी-कभी बोलते तू कर लेगी कोई नहीं, बस उनकी 1-2 लाइनों से ही ना मेरे अंदर पावर आ जाती थी कि भाई तुझे करना है, कुछ भी हो जाए, पेपर कोई बड़ी बात नहीं होती, जो फर्स्ट रैंकर है वो भी तो मेरे जैसे ही कोई है ना। तो इतना सिलेबस करना या फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान जी ने किसी को कुछ ज्यादा ही पावर दी है कि ये ज्यादा कर जाएगा, तो जस्ट हमारे ऊपर है। तो मतलब मेरे को मेन मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स से ही मिलती थी, मेरी फैमिली से ही मिलती थी। लाइक वो मेरे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं ना कि तू कर लेगी, तू कर लेगी, तो बस मेरे को हो जाता है हाँ मैं कर ही लूंगी, अब तो मुझे करना ही है। तो बस मैं फिर से ना मतलब हाफ एन आवर का या 1 आवर का ब्रेक लिया, थोड़ा सा रिफ्रेश किया खुद को, और फिर से मैं मतलब उतनी मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं डबल पावर से फिर पढ़ने के लिए बैठती थी कि हाँ अब अच्छे से करना है मैंने। फिर मैं उतने ही कंसंट्रेशन से शुरू हो जाती थी। और अगर मान लो कई बार होता है ना कि फैमिली ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती, मतलब ऐसा हो जाता है, हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कई बार हो हाँ जाता है जी, कि फैमिली ज़्यादा सपोर्टिव नहीं बिल्कुल, होती। बिल्कुल। तो उस वाले हाँ, केस में फिर क्या करना चाहिए अगर डिमोटिवेशन आए, तो कहाँ से क्या करें कि वापस से मोटिवेटेड होके हम पढ़ना स्टार्ट कर सकें? मैम एक्चुअली ना वो रोल कुछ लाइक अगर मेरी फैमिली सपोर्टिव है, तो वो डीमोटिवेटिंग वाला जो फैक्टर है वो सोसाइटी प्ले करती है, लाइक मेरे लिए भी प्ले करती है। तो उस केस में क्या होता है कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या बोल रही है क्या नहीं। लाइक उनको लगता है कि लड़कियों को इतना लाइक गांव में ऑब्वियसली थोड़ा होता है, लाइक मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। लाइक मैम गांव में क्या होता है कि गर्ल्स को क्या ही पढ़ाओगे, क्या ही इतना ज्यादा पढ़ाना, शादी कर देनी है एंड ऑल। तो उस टाइम थोड़ा लगता है कि यार क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ क्यों। तो मुझे ना ऐसा होता है कि इनको ही प्रूव करना है कि हम भी कहीं जा सकते हैं, हम भी हमारी खुद की एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। लाइक कभी कभी कुछ के फैमिली मेंबर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं कि नहीं ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं, आराम से अपनी डिग्री इकट्ठी करो, मास्टर्स कर ली, अब बीएड में एडमिशन करवा देते हैं कि सामने वालों को बताने लायक हो जाएंगे कि हाँ हमारी बेटी ये कर रही है, या फिर कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ लो। तो उस टाइम में ना लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी कैपेबिलिटी पे देखो कि अगर आप कर सकते हो तो उनको रोंग प्रूव करना चाहिए कि हम भी हमारी लाइफ में एक ऐसे स्टेज पे जाएंगे जहां पे लाइक हमारा खुद की एक आइडेंटिटी होगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं कर रहे फिर तो सब कुछ वेस्ट ही गया ना, कि जो हमने मास्टर्स तक पढ़ाई की सब कुछ वेस्ट गया। तो इसलिए सबको रोंग प्रूव करने के लिए एक अंदर से डेडिकेशन आनी चाहिए कि अब तो मैंने इनको ही दिखाना है कि मेरे अंदर भी कुछ है, मैं भी कर सकती हूँ। एक मुझे कुछ कुछ कभी कभी होता है कि किसी ने अगर मेरे बारे में कुछ बोल दिया तो मेरे को बस फिर उल्टा ऐसे ही आता है कि भाई इनको ही दिखाना है कि आई कैन ऑल्सो डू। तो आई थिंक यही सोचना चाहिए। तो आई थिंक ना इस वाली सिचुएशन के लिए ना बेस्ट आंसर भी यही है कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि बेटा नहीं हो पाएगा आपसे, हाँ, तो ठीक है ना, आप कुछ मत बोलो उस टाइप ना, किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक्शन। बट आप खुद को बोलो कि ठीक है, करना तो है, करके तो दिखाना है, एटलीस्ट एक ट्राई जरूर करना है। बिल्कुल मैम। और ना कई बार यार होता है ऐसा कि आप बहुत मेहनत करते हो नहीं कर पाते, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, बिल्कुल। है ना। अब ये नहीं कि मैंने तो सोचा था, मैं बोल कर आया था कि मैं तो करके दिखाऊंगा बट मैं नहीं कर पाया, तो उससे फिर अलग लेवल की डिमोटिवेशन आएगी। हाँ जी तो मैम। आप ना उस टाइम किसी को कुछ बोलो ही मत कि मैं करके दिखाऊंगा या ऐसे नहीं, बट आपने सुन लिया ठीक है, हाँ आप जी, स्माइल करो, आराम से रूम में जाओ, बिल्कुल, प्लान करो चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना है। बिल्कुल हमें क्यों मैम। किसी को बोलना और क्यों किसी को कुछ प्रूव करना हाँ है जी। ना। तो बस आपको खुद पे फोकस करना है उस और टाइम। आई थिंक कि आपने क्या सोचा है अपनी लाइफ के बारे में किसी को बताना भी नहीं चाहिए कि नहीं मैं बताना ये चाहिए। करने वाली हूँ या मैंने ये सब कुछ सोचा है, बिकॉज जरूरी नहीं कि जो आपने सोचा है वो हो ही जाएगा, लेकिन जब हो जाएगा तो कुछ अलग ही मोमेंट होगा। तो इसलिए उसको सिर्फ अपने तक ही रखो, अपना उसके ऊपर काम करो, बस दैट्स इट। जिस दिन होगा उस दिन सबको पता चल जाएगा। वो सबको पता चल हाँ जी। जाएगा। यहाँ से ना मैं एक चीज़ और बोलना चाह रही हूँ, जैसे ना मैंने देखा है कई बार, ये काम मैंने भी किया है, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ ऐसे, जो आप व्यूअर्स देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स हमें बोलते हैं कि यार हम ना कल पार्टी करने जा रहे हैं, चलेगा हमारे साथ। तो आप बोलते हो नहीं यार मैं तो पढ़ रहा हूँ, है ना। फिर नेक्स्ट डे मान लो उन्होंने कुछ और प्लान किया है, बाहर हैंग आउट के लिए जा रहे हैं, आप चलोगे हमारे साथ, आप बोलते हो नहीं यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और फिर सपोज करो कि आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में ना परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपके ना वही वही दोस्त बोलते हैं यार तेरे को क्या हो गया, तू क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाया। हम तो क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि हम तो पार्टी वार्टी कर रहे थे, घूमने घूमने जा रहे थे, बट तू तो सारा टाइम बैठ के पढ़ रहा था, तेरे से भी हाँ क्यों जी। क्यों नहीं क्वालिफाई हो पाया। तो ऐसे वाली सिचुएशन ना मैंने देखी है, मेल्स पे एक बार स्टूडेंट शेयर करते हैं। तो मैं आपको ना ये बोल रही हूँ कि जब भी कोई आपका फ्रेंड आपसे पूछे घूमने चले, तो आप उसको ये मत बोलो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हाँ, आप कुछ और बहाना मार दो
है ना, माना ही मारना है ना, नहीं जानना चाहते आप बैठ के पढ़ना चाहते हो पढ़ाई करो, लेकिन उसको बताने की नीड नहीं है कि भाई हाँ जी, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, मत बोलो उनको, आप कुछ भी करो चाहे। बिल्कुल क्योंकि मैम। ना देखो फ्रेंड्स ना बहुत सपोर्टिव भी हो सकते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्रेंड्स बहुत डीमोटिवेटिंग भी हाँ, होते हैं। यस मैम, वो आपको एग्जैक्टली। कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जो आपके माइंड में फीड हो जाता है, फिर आप 2-3 दिन तक पढ़ नहीं पाते। हाँ जी मैम। तो इन वाली चीज़ों को ना थोड़ा सा खुद से हैंडल कर लो। भाई सोसाइटी है जो नहीं करने देती हमें शांति से काम, तो उसको फिर हैंडल करने के लिए खुद से हमें कोई ना कोई मेथड निकाल लेना है। कोई नहीं चाहता मैम कि कोई और हमसे आगे जाए, वो उसको वहीं पे हाँ, रखना चाहते ये हैं, वाली भाई तू बात है। वहीं पे रह, हमसे आगे मत जा। कि हाँ, हम चाहे यहाँ पर है कोई बात नहीं, बट आपको आगे नहीं जाना हाँ, है। जब तक आप एग्जैक्टली। हमारे साथ हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली चीज़ आपको पता है प्रॉब्लम सोसाइटी में, तो अगर है आपके पास ऐसा कुछ तो ठीक है ना, बस चुप करके बैठो। यस मैम। जब आप अच्छे से सक्सेसफुल हो जाओगे, बहुत अच्छा कर लोगे लाइफ में, सबको दिख जाएंगी चीज़ें अपने आप। ठीक है, तो ज़्यादा बोलना ही नहीं है, खुद पे सिर्फ काम करते रहना है। बिल्कुल मैम। अच्छा, एक चीज़ पारुल हम मिस कर गए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमने बोला है कि आपको उनको थोड़ा सा फोकस करना है, लेकिन हमने टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी अभी बता नहीं पाए हैं। तो टेस्ट सीरीज़ आपको क्या लगता है कितनी इंपॉर्टेंट है रैंक को स्कोर करने के लिए? लाइक कुछ स्टूडेंट्स के पास ऐसे होता है मैम कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर पाए, ठीक है, तो उनके पास मतलब टाइम ही इतना लिमिटेड होता है, तो उनको है ना एक कंफ्यूजन होती है कि हम प्रीवियस ईयर करें या फिर टेस्ट सीरीज करें। तो उनके लिए तो आंसर यही है कि आप प्रीवियस ईयर कीजिए, बिकॉज जब तक प्रीवियस ईयर नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज करोगे उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एकदम से नए क्वेश्चन आएंगे, वही नए क्वेश्चन एग्जाम में भी आने वाले, तो ऐसा डायरेक्ट ही आप एग्जाम में देख लेना। बट जिनके पास है टाइम कि प्रीवियस ईयर कर लिए हैं, कुछ टाइम है हमारे पास, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिट्टो नहीं आएंगे एग्जाम में। तो जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने जितना पढ़ लिया है उस चीज को, उस कंसेप्ट को हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या फिर अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो हम उसको टैकल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी हो गई है, बिकॉज वही नए क्वेश्चन हम एग्जाम में देखने वाले हैं, या फिर वही मतलब नए घुमा फिरा के जो भी आने वाला है वही एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज से है ना हमें एक आईना दिख जाता है कि हाँ तू इतना कर पाएगा, तो फिर उससे ना हम क्या करते हैं कि यहाँ या तो हम टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर हम कुछ चीजें फॉर्मूलाज भूल रहे हैं, तो वो चीजें फिर हमें हेल्प करती हैं कि उन चीजों पे हमें वर्क करना है। तो टेस्ट सीरीज आपको एक अपनी प्रिपरेशन आपकी कितनी हो चुकी है वो चीज बताती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप लास्ट मोमेंट पे आपको कहाँ ज्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज ज्यादा पढ़नी है, उस चीज का आइडिया हो जाता है। तो आई थिंक कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हैं। बिल्कुल। आपको ना ऐसे नहीं करना कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो हम प्रीवियस ईयर को छोड़ देते हैं कि आपने प्रीवियस ईयर अभी तक किए नहीं और आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज हाँ ज्वाइन जी। कर लिया आपने। आपको ऐसा नहीं करना। हाँ जी। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके प्रीवियस ईयर ही रहने हाँ जी चाहिए। मैम, बिल्कुल आप जब वो कर लो 1 या 2 बार, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज एग्जैक्टली मैम। तो आई थिंक पारुल हमने प्रिपरेशन तो काफ़ी सारी बातें कर ली है, मोटिवेशन की काफ़ी सारी बातें कर ली है ना। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं एसपीएम के बारे में। ओके। आप एसपीएम होल्डर हैं, आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया है वहाँ का, तो आप थोड़ा सा बताओ व्यूअर्स को कि एसपीएम फेलोशिप है क्या? मैम एसपीएम फेलोशिप लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, मुझे भी नहीं पता थी। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो टॉप 15-16 स्टूडेंट्स होते हैं ना जेआरएफ के, उनको कॉल लेटर आता है बाय मेल। तो उसके लिए अलग से कोई फॉर्म फिल नहीं करना होता कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा एज सच, क्योंकि मैंने भी कहीं अप्लाई नहीं किया था। जस्ट जो हम स्टार्टिंग में नेट के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें हम हमारी मेल आईडी देते हैं, राइट। तो अगर आप टॉप रैंकर्स में से हो तो आपको ऑटोमेटिकली एसपीएम के लिए कॉल लेटर आ जाता है आपकी मेल आईडी पे कि आपका इंटरव्यू इस दिन है। तो सिमिलरली मुझे भी आया था, एंड देन आपका लाइक सिर्फ 15 डेज पहले ही आया था। तो उसके बाद क्या था कि मैंने ज्यादा वैसे प्रिपेयर नहीं किया था, बिकॉज उस टाइम मेरा एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, तो मेंटली आई वाज नॉट स्टेबल एट दैट टाइम। तो इसलिए ना मतलब उस टाइम से मुझे ऐसे लगा कि इंटरव्यू में आपको रट्टाफिकेशन वाली चीज नहीं होती। अगर आपने अपने एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, गेट में, नेट में, कहीं पे भी अगर कंसेप्ट बिल्ड करके पढ़ाई की है ना, क्योंकि जो हमने समझी चीज होती है ना वो हमारे दिमाग में रहती है, उसको हम कभी भी अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो वही चीज थी मेरे साथ कि इंटरव्यू में मुझसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंसेप्चुअल थे,
कंसेप्चुअल थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि यार मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि वो चीज मैंने समझी हुई थी, समझ के पढ़ी थी मैंने उस टाइम, तो इसलिए आई वाज एबल टू आंसर एट दैट टाइम। तो या इंटरव्यू अच्छा गया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। हाँ, तो इंटरव्यू के लिए आपने अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं किया? नहीं, ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था मैम, क्योंकि उसी टाइम में क्या था कि मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ था एंड जस्ट 10 डेज पहले ही फर्स्ट क्लास शुरू हुई थी मेरी पीएचडी की। तो मुझे था कि वो मुझे पीएचडी के रिलेटेड लाइक जिस एरिया रिसर्च एरिया में मैंने ज्वाइन किया है तो वो ऑब्वियसली पूछने वाले हैं, तो मैंने उसी का थोड़ा बहुत देखा था कि हाँ मैं उसका थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, बट उसमें से कुछ पूछा ही नहीं है मुझसे। तो मेरी प्रिपरेशन जो मैंने की थी वो कोई काम नहीं आई थी, जो मेरी पहले की पढ़ाई थी सिर्फ वही काम आई थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। हाँ जी। सो पारुल, जैसे आपने इंटरव्यू दिया अपना एसपीएम का, आप क्वालिफाई कर आए हो, तो आपने चलो ठीक है आप लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे, बट जैसा आपका इंटरव्यू हुआ है उसके बेसिस पे अगर आपको किसी को गाइड करना हो जो एसपीएम का इंटरव्यू देने जाए कि आप कैसे क्या क्या चीज़ें देख के जाओ, तो आप क्या बताना चाहोगे? मैम देखो, इंटरव्यू चाहे एसपीएम का हो, चाहे कहीं पीएचडी इंटरव्यू हो, या कहीं पे भी इंटरव्यू हो केमिस्ट्री के बेसिस पे, तो आई थिंक कि जो आपका नेट और गेट का सिलेबस है ना, अगर वो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आप इजीली क्लियर कर जाओगे कोई भी इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई फाई एडवांस लेवल का या पीएचडी लेवल का, अगर पीएचडी का एडमिशन इंटरव्यू है तो पीएचडी लेवल का कुछ पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि सामने वाले को भी पता है हम जस्ट जेआरएफ क्लियर करके आए हैं या फिर गेट क्लियर करके आए हैं, तो हमारी नॉलेज उसी लेवल की है, तो वो उसी लेवल के ही क्वेश्चन पूछते हैं जिसके हम आंसर कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे, अगर हमने नेट और गेट की पढ़ाई थोड़ी सी समझ के की होगी, ना कि जस्ट रट के की होगी। तो अगर आपने वो कंसेप्ट्स अपने अच्छे से बेसिक्स क्लियर किए हैं तो आप इजीली क्लियर कर पाओगे। ओके। आपको कुछ क्वेश्चंस अभी है माइंड में जो आपसे इंटरव्यू में पूछे गए थे? एसपीएम एसपीएम में? हाँ जी। मैम लाइक एसपीएम में मुझे ना मोस्टली स्पेक्ट्रोस्कोपी ही पूछी गई थी, लाइक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछी गई थी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है या फिर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। देन अप फील्ड एंड डाउन फील्ड पूछा गया था कि हम किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पूछा गया था कि इसको हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों नहीं बोलते, स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों बोलते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, मतलब बहुत कॉमन हाँ क्वेश्चन जी, सारे इंटरव्यू हाँ जी मैम। और ऐसा याद नहीं है मैम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने एसपीएम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। अगर आपको ना इससे ज़्यादा थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए एसपीएम की, मैं आपको ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, तो आप वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से थोड़ा गैदर कर सकते हैं, ठीक है। सो पारुल, आपने इतना सारा टाइम दिया है हमें आज, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। और इसके अलावा ना मैं आपसे लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते ना बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार होता है कि हम 2 बार अटैम्प्ट कर चुके हैं एग्जाम, 3 बार कर चुके हैं, 4 बार कर चुके हैं, बट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम अगर 3 या 4 अटेम्प्ट के बाद भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा ना, तो उनकी कहीं जो स्ट्रेटजी है प्रिपरेशन वाली उसमें ही कहीं कमी है। बिकॉज ये एग्जाम इतना टफ नहीं है कि हमें 3 या मतलब 4 या 5 अटेम्प्ट चाहिए। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग से ही थोड़ी सी स्ट्रेटजी सही करके चलोगे ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में हो ही जाएगा। बस आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। लाइक फर्स्ट थिंग कि आपको सिलेबस को कम नहीं आंकना चाहिए कि हम सिर्फ 2 कर लेते हैं, एक को थोड़ा लाइट कर देते हैं। आई विल से कि तीनों को ही पढ़ो, लेकिन तीनों में से जो थोड़ा सा लगता है आपको टफ टफ वो चीजें छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं कि मेजर मेजर टॉपिक छोड़ दिए, कुछ कुछ पोर्शन छोड़ सकते हो, बट तीनों को ही कवर कीजिए। नेक्स्ट थिंग कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिकॉज जब तक आप जो आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स पढ़े हैं, जब तक आप उसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए सेकेंड थिंग, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आपके पास टाइम मिलता है देन गो फॉर द टेस्ट सीरीज। उससे आपको पता चलेगा कि क्या आप सच में, अगर आपके सामने नए क्वेश्चंस आते हैं, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपने देख लिए और डिट्टो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है आने, तो अगर आपके पास आपके सामने नए क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको किस तरीके से डील कर पाओगे। लाइक आप प्रेशराइज हो जाओगे अगर आपके कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो, या फिर टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ कर दोगे, तो वो चीज फिर आपको टेस्ट सीरीज सिखाएगी कि हाँ आपका लैक एरिया ये रहता है, तो आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा।
और बस डीमोटिवेशन वाली चीज भी नहीं होनी चाहिए पूरी प्रिपरेशन वाली में। कभी कभी होता है, नो डाउट हर किसी को होता है, तो ये जब भी डीमोटिवेट होना तो हमेशा बस यही सोचना है कि सिर्फ तुम नहीं हो रहे, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, हर किसी के सर के ऊपर वही टेंशन और वही प्रेशर है कि भाई होगा या नहीं होगा। तो बस ये मत सोचो हम अकेले नहीं हैं इस टेंशन वाली या डीमोटिवेशन वाली लाइन में, सब हर कोई है, बस उससे डील करना है थोड़ी देर के लिए, वो कोई बात नहीं, बट खुद को वापस से ट्रैक पे लेके आओ, नहीं कैसे भी करके मुझे एग्जाम करना ही है, बस हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ जी, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको मैम लगता है ना एग्जाम में 2 महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है, आप सोच के देखो सबके लिए 2 महीने बचे हैं, एग्जैक्टली, 1 महीना बचा है, यस मैम, तो डीमोटिवेशन का लेवल ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है, हाँ जी, क्योंकि कोई नहीं चाहता ना कि वो फेल हो के आए एग्जाम में, क्वालिफाई ना कर पाए, हाँ जी, हर कोई चाहता है क्वालिफाई करना, अच्छी रैंक लाना, तो प्रेशर सबके ऊपर होता है, बट जो रैंक लेकर आता है वो संभाल जाता है, प्रेशर को झेल जाता है, बिल्कुल, तो आपको सिर्फ ना इन्हीं चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यस, एक मतलब तो पारुल हाँ, काफी, हाँ जी, एक मैम सोशल मीडिया से भी हमें बहुत दूर रहना चाहिए जब हम प्रिपेयर बहुत कर रहे दूर होते रहना हैं। चाहिए, हाँ जी मैम, ओके, लाइक और मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो थोड़े डीमोटिवेटिंग होते हैं, बिकॉज है ना वो क्या करते हैं, कभी कभी झूठ भी बोलते हैं कि मैंने इतना पढ़ लिया है, मैंने इतना पढ़ लिया है, मैंने इतनी टेस्ट सीरीज दे दी है, मैंने तो पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। तो उससे भी क्या होता है, हम हमारे अंदर है ना एक ऐसे आ जाते हैं यार इतना इतना पढ़ रहे हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, बट वो झूठ बोल रहे होते हैं। तो झूठ बोल रहे होते हैं यार, बिल्कुल सही बात है, कई बार ना इतना ज्यादा झूठ बोल देते हैं कि भाई मैं तो ना 2 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं 3rd ज्वाइन कर रहा हूँ, बिल्कुल झूठ होती है मैम। और और रियलिटी ये होती है कि वो प्रीवियस ईयर भी एक बार भी नहीं कर हाँ चुके होते, एग्जैक्टली, है ना, तो आप ना किसी और को देख के अपनी परफॉर्मेंस को ना तो बहुत ऊपर लेके जाओ ना हाँ बहुत जी, नीचे लेके जाओ, बिल्कुल, आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना हाँ, कि अरे मेरे फ्रेंड ने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो इतना कर लिया, हाँ, भाई आपका कंपटीशन नहीं है वो, बिल्कुल मैम, है ना, और मान लो कि उसने 4 टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर भी लिया, वो क्या पता उसमें से कितने रेलेवेंट क्वेश्चंस थे, हाँ जी, क्या पता वो सारी टेस्ट सीरीज को लग रहा होगा उसने बहुत अच्छे से कर ली, अच्छे से कवर कर ली, बट क्वेश्चन रेलेवेंट थे ही नहीं, तो एग्जाम जो आएगा वो तो आपके फ्रेंड को भी नहीं पता, जिन्होंने टेस्ट सीरीज बनाई है उनको भी नहीं पता, यस मैम, वो तो उनको थोड़ा सा ये हाँ जी, वाली, उनको ऐसे लगता है मैम कि वो जो 2 या 3 टेस्ट सीरीज बता भी रहे होते हैं ना, वो उस तरीके से भी बता सकते हैं कि उन्होंने सारी सॉल्यूशन वीडियो देख दी है, सब हाँ सॉल्यूशन बिल्कुल हो सकता है, वो कई काम की ही बिल्कुल नहीं हो है। सकता है, यार हाँ, इससे मुझे याद आ रहा है, एक स्टूडेंट था अपना, ही एक स्टूडेंट था, उसने मुझे बोला लास्ट मोमेंट पे मेल करके कि मैम मैंने ना सारी टेस्ट सीरीज 3 बार लगा ली, जे केमिस्ट्री वाली सारी टेस्ट सीरीज मैंने 3 बार मतलब सॉल्व कर ली, ओके, तो मेरे को लगा मैं मानूँ कैसे ये बात क्योंकि अगर मैं भी ये सोचूं कि मुझे 6 महीने में प्रिपरेशन करनी है, तो मैं अपने नोट्स भी रिवाइज करूँगी, असाइनमेंट्स भी सॉल्व करूँगी, टेस्ट सीरीज भी दूंगी, और टेस्ट को 3 बार देना मेरे को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगा, तो मैंने उससे पूछा कि आपने 3 बार कैसे अटैम्प्ट किया, कितना टाइम लगा आपको, ताकि मैं वो स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करूँ कि भाई ये वाला स्ट्रेटेजी फॉलो करो आप, हाँ जी, तो उसने कहा कि मैम नहीं, मैंने ऐसे अटैम्प्ट नहीं किया, मैंने सॉल्व नहीं करके देखे, मैंने बस जो आपके वीडियो सोल्यूशन होते हैं ना वो प्ले कर लिए 2x वाली स्पीड में, यही तो तो जिससे जिससे मैंने सारी देख ली, तो वो तो मैंने पूछ लिया उससे कि 3 बार तो मुझे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा, आपने कैसे कर ली, तो उसने बता दिया, बट अगर वो अपने किसी फ्रेंड को बताता ये वाली बात कि मैंने 3 बार सॉल्व कर ली, तो भाई गया आपका कॉन्फिडेंस लेवल, एग्जैक्टली मैम, तो आपको सिर्फ सुनना नहीं है, थोड़ा सा सोचना भी है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, तो फ्रेंड्स जितना आपको मोटिवेट कर सकते हैं उतना ही डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, यस मैम, और ना इससे तो मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, मुझे याद है कि जब मैं गेट के लिए पढ़ाई कर रही थी, तो सबने मैंने ना जे केमिस्ट्री चैनल भी स्टार्ट कर दिया था, और लास्ट में मैंने जे केमिस्ट्री ऐप की अनाउंसमेंट भी कर दी हाँ थी, जी, तो मेरे खुद के फ्रेंड्स ने मुझे बहुत बार बोला था यार तू क्या कर रही है लास्ट मोमेंट पे, तुझे अपने गेट के लिए पढ़ना चाहिए, ये यूट्यूब में कुछ नहीं रखा, और ये सब चीज़ें नहीं, भाई अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे ले, तो उस टाइम में मुझे था कि यार नहीं मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे पता है कैसे करना है, मेरा टाइम है, मुझे खुद रिवीजन करनी है, तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हाँ कई बार फ्रेंड्स आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोलते, वो वरिड भी होते हैं आपके लिए, कंसर्न भी होते हैं, लेकिन फिर भी आपका बेस्ट आपको खुद ही सोचना है, हाँ जी, तो आप सुनो सबकी बट करनी आपको खुद की है, एग्जैक्टली अगर सबकी सुनोगे उसके अकॉर्डिंग करोगे फिर तो आप कभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना पाओगे, बिल्कुल मैम, तो ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये अभी लास्ट में थोड़ी सी मोटिवेशन भी आपको मिल गई है ना, तो अभी हम होप कर रहे हैं कि आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करेंगे चीज़ों को, और पारुल जैसे आपने बोला कि आईआईसी बैंगलोर आपने ज्वाइन कर लिया है पीएचडी के लिए, है ना, तो हम ट्राई करेंगे कमिंग टाइम में एक और सेशन रखेंगे आपके साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि आईआईसी बैंगलोर में सिलेक्शन के लिए प्रोसीजर क्या होता है, ओके, और वहाँ पे लाइफ कैसी है, अगर आप कभी टाइम निकाल पाओ तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बिल्कुल मैम, चलिए आज के लिए अभी इतना काफ़ी है, आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा पारुल की बातें सुन के, इन्होंने बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से आपको समझाया है कैसे कैसे मैनेज करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम पारुल।
नेवर माइंड मैम, मुझे अभी हंसी आई, शिट। खराब कर दी मैम मैंने सारी वीडियोस। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं, ये बिल्कुल कट नहीं होने वाला, ये ऐसे ही जाएगा। हमें मैडम लगना चाहिए ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होता है इंपॉर्टेंट है। अब जितना हम लोग शांति से बैठे हुए हैं वो तो हमने फिर भी बहुत थोड़ा सा हम अच्छे से रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कॉन्वर्जेशन फ़ोन पे होती तो हम ऐसे नहीं हो रहे होते हैं ना। तो इट्स ओके यार, हंसी सबको आती है, हम सब ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के ही हैं। तो इट्स ओके, सबको देख के आई एम श्योर अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं गाइस तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। अगर पारुल मैम के पास थोड़ा सा टाइम होगा तो वो रिप्लाई करेंगे, वरना मैं ट्राई करूँगी रिप्लाई करने का। ठीक है, सो आई होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।